अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी कि ओवर द वीकेंड काफ़ी गर्मा गर्मी थी। जब हम सियासी मैदान की बात करें, डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है जिसने एक नहीं दो पावर शोज़ किए, एक गुजरांवाला में और दूसरा कल हमने कराची में देखा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जोश में होश खो बैठना, इसकी मिसाल हमें मिली संडे के रोज़ जब हमने देखा कि अपने कायद का इस्तकबाल करते हुए जब लोग वालेहाना तौर पर आगे बढ़े तो मज़ार कायद पे यानी बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह की पामाली करने से भी गुरेज नहीं किया। जो वीडियोस आपने देखी उसके अंदर आप देख सकते हैं कि तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया, एक वैंडलिज्म, हुलिगनिज्म नज़र आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी तहरीक का मुनज़्ज़म रहना, उसमें डिसिप्लिन होना कितना अहम है। अगर एक जलसा करते हुए कारकुनान आपके काबू में नहीं है तो फिर ये किस तरफ इशारा दे रहा है और क्या इंदिया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन इतला, जिस तरह के ब्रेक पे पहले आपने सुना कि कैप्टन सफदर को पामाली मज़ार कायद के केस में उसकी तकद्दुस की पामाली के फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्दीक मरियम नवाज साहिबा ने भी की है कि दरवाजे तोड़ के, घर तोड़ के पुलिस दाखिल हुई और उनको गिरफ्तार किया। इसके बारे में मजीद मालूमात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ फ्रॉम कराची रिफत सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम रिफत साहब। जी वालेकुम सलाम। रिफत साहब, ये क्या मामला हुआ? कल तक तो बात हो रही थी कि ये तमाम पार्टी यकजा हैं, एक साथ तहरीक चला रही हैं। आज ये अफसोसनाक वाकये में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी क्यों और कैसे? देखिए, इन दोनों मामलात को जरा सा अलहदा करके देखना होगा। ये मामला प्योरली कानून का है, जिसके तहत ये सियासत की नजर हो रहा था। जो अब तक की इत्तलात हैं वो यही हैं कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए हुई है कि एक शहरी ने दरखास्त दी। इससे पहले तहरीक इंसाफ के लोग थाने गए थे, खासा प्रेशर डाला कि इसके मज़ार का तकद्दुस पामाल हुआ है, वहाँ नारेबाजी जिस तरह की हुई है, कब्र के करीब जिस तरह जाकर पैर रखे गए हैं, तो इस पर एक एतराज़ात थे इस बहुत सारे तहरीक इंसाफ को। लेकिन सिंध हुकूमत ने इस मामले को डिफ्यूज करने के लिए एक तरीक़ाकार कानूनी इख्तियार किया और कानूनी तरीक़ाकार ये था कि इसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। आपने देखा होगा जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारी हुई है उससे आपको बड़े वाज़ेह तौर से ये लग रहा होगा कि बिल्कुल बहुत वो पूरे एतमाद तरीके से खुद आए हैं। आने के बाद वो गाड़ी में बैठे, उन्होंने वोट को तकद्दुस, वोट की इज्जत दो, इसका नारा लगाया, उसके बाद गाड़ी में बैठे और चले गए और मोबाइल बिल्कुल तैयार थी। तो बात यह है कि कोई इस तरह का रवैया सिंध हुकूमत का नहीं है। सिंध हुकूमत ने मजीद सियासत से बचने के लिए, एतराज़ात से बचने के लिए, लेकिन रिफत साहब आप कह रहे हैं कि दोनों मामलात को अलहदा करें। मरियम नवाज साहिबा का तो बयान आ गया कि दरवाजा तोड़कर एंटर हुए हैं। अगर एक शहरी की दरखास्त पे इतना आनन फारन फौरी एक्शन लिया जाता है, क्या ये वाकई नए पाकिस्तान का इंडिया है? क्या एक ऐसी सूबे में, हम सूबा सिंध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची पुलिस ने, सिंध पुलिस ने अगर फौरी तौर पर एक्शन लिया, जबकि तमाम जमातों ने साथ मिलकर ये जलसा किया था, आप नहीं समझते कि तो ऐसा लगता है कि ये अलग-अलग पेजेस पे, ये एक पेज पे तो नहीं नजर आ रहे? देखिए, आपको भी ये बात मालूम है कि हमारे यहाँ अगर सिंध हुकूमत काम कर रही है तो इसमें कहाँ किस तरह का अमल दखल होता है, कौन सा दबाव होता है, कौन सा प्रेशर होता है, ये आप समझदार हैं। जिस किस्म की सियासत इस वक्त मुल्क में हो रही है उसमें सबको अंदाजा है कि दबाव कहाँ से आता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे तरीके से, क्योंकि जमानत उनकी हो जानी है अभी थोड़ी देर में, तो ऐसी कोई दफात भी नहीं है, तो गिरफ्तारी और मरियम सफदर साहिबा को किसी ने ये ब्रीफ किया होगा कि दरवाजा तोड़ कर दाखिल हुए, तो यकीनन फौरी तौर से ट्वीट की एक रिवायत जो पड़ गई है हमारी सियासत में कि जो चीज फौरी तौर से बताया गया उसको ट्वीट कर दो। रिफत साहब, लेकिन पता नहीं ये सच है या झूठ है। कल तो हम काफी सारी ट्वीट्स देख रहे थे, मरियम साहिबा ने तो रेड इंडियंस भी देखे जलसे में और बड़ी हैरत हुई हमें ये जानकर। अब देखे ना, एक सियासत का एक तरीक़ेकार है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा पूरा एतमाद तरीके से, और फिर कराची में जिसका वेलकम जिस तरह से हुआ तो उनको तवक्को नहीं थी इसकी, तो उनकी तवक्को के बरखिलाफ लोग बहुत ज्यादा जमा हो गए थे, तो उसमें भी आदमी एक्साइटमेंट में ये काम कर लेता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको बिल्कुल इत्तलात की अपनी जो है उसकी रोशनी में बता रहा हूँ कि ये मामला अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई पहले एक दिन पहले सबका प्रोटोकॉल हो रहा था, चंद घंटे पहले। अच्छा, फिर इसमें भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा रिफत साहब के पहले हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला, उन्होंने भी अपनी बेल को खुद खारिज किया था, बेल की दरखास्त को खुद खारिज किया था, तो उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी नैब के मामले में। फिर अभी हम देखते हैं कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी। क्या ये भी कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है PMLN की एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की?
देखिए, अब सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत सारे पत्ते किसी और तरीके से खेले जाते हैं, उसके फवाइद कहीं और जाकर मिलते हैं। तो ये वो सूरत हाल हो सकती है कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा पहलू नुमाया हो, क्योंकि देखिए ना, वो कल तक की सूरत हाल थी, उसमें लगता नहीं है कि एकदम से हुकूमत आंखें बदल लेगी, इस तरीके से गिरफ्तार कर लेगी अपने मेहमान को। इस तरीके से एक दिन पहले वो मेहमान थे, अफसर मेहमानदारी के तौर पे, दो उनके रुकने असेंबली उनका इस्तकबाल करने गए। अच्छा, आखिरी सवाल रिफत साहब आपसे करना चाहूंगी। ये तो आपकी और मेरी हमारी एंटिसिपेशन है कि एकदम आंखें नहीं बदल लेगी, लेकिन हमें टाइगर फोर्स के इफ्तिताही जलसे वाला खिताब भी इमरान खान साहब का याद है। तो एक बात जरा बताइएगा, आपके ख्याल में कैप्टन सफदर साहब को वीआईपी जेल में रखा जाएगा या आम जेल में? देखिए, कहीं पे भी वो जेल में नहीं होंगे, सिविल लाइन थाने में मौजूद है। थोड़ी देर बाद उनकी जमानत के इंतजाम हो जाएंगे और उसके बाद रहा हो जाएंगे। फिर एक सियासत का एक नया बाब खुलेगा। वो हार पहनेंगे, कराची शहर की सड़कों पे वो विक्ट्री बनाते हुए आएंगे। तो मौका खुद तहरीक इंसाफ ने फराहम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत साहब, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। सियासत और ये गठजोड़ किस तरफ जा रही है, इसके लिए आपने 10 बजे हमें ट्यून इन करना है, क्योंकि हमारे माहिरीन और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ, जो कि है मामला सेहत का, तालीम का, और खास तौर पर जिस तरह बार बार बात की जा रही है ग़िज़ा के हवाले से। महंगाई इतनी शिद्दत से बढ़ रही है कि लोगों की जो ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि लोगों में ना सिर्फ ग़िज़ा की किल्लत है बल्कि स्टंटेड ग्रोथ, ये बहुत सारी स्टडीज इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे माशाल्लाह अच्छी खबर इसको ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमारी तमाम सियासी जमातें इस वक्त मुतहरिक हैं और उनके कारकुनान भी पहुंच रहे हैं जौक दर जौक अपने कायदीन से मिलने के लिए, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान वो वाहिद और पहला मुल्क है जहाँ से कोरोना मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुका है। हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे अपोजिशन लीडर्स को, हमारे सियासी तमाम लीडर्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि दुनिया किसी पैंडेमिक से इस वक्त गुजर रही है। अच्छी बात है जी, ये इस हौसले की दाद ही देनी चाहिए, लेकिन आम लोगों के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए हमें बहरहाल फिर भी एहतियात करनी चाहिए। बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम में। ग़िज़ाई किल्लत एक बड़ा ही अहम मसला है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह हाइपर इन्फ्लेशन है, जिस तरह तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है अपने ख़ानदान की किफ़ालत करना, उसी आमदन में गुजारा करना। आज हमारे साथ मौजूद होंगी लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह हम इस ग़िज़ाई किल्लत को और जो न्यूट्रिशनल नीड्स है एक फैमिली की, उसको बेहतरीन तरीके से किस तरह पूरा कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड सोसाइटी। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कमांडर राबिया अनवर। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का यहाँ पे। राबिया, बार बार हम इस तरह की स्टडीज़ हमारी नज़र से गुजरी, आपके सामने भी आई होंगी कि पीपल आर नाउ रिपोर्टिंग स्टंटेड ग्रोथ फॉर द अपकमिंग जनरेशन, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत है। आपका क्या मशवरा होगा एक ख़ानदान के लिए, एक हाउस होल्ड के लिए जहाँ पे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वो किस तरह प्लान आउट करें अपनी मील्स? देखें, जो स्टंटेड ग्रोथ है बेसिकली उसका जो वजूहात हैं उसमें डाइट एक रोल प्ले कर रही है, उसमें दूसरी वजूहात भी हैं। सही। लेकिन अगर हम सिर्फ डाइट को देखें तो देखें कभी कभी क्या होता है कि खाना बच्चे को दिया जा रहा होता है, लेकिन कभी कभी उसकी बायो अवेलेबिलिटी या उसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती। इसके कॉम्बिनेशन ऐसा होता है खानों का जिसमें जो उसकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से बहुत सी जो मिनरल्स हैं या विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, या ओवरऑल जो है उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अब यूजुअली हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस जो बताता है उसमें ये होता है कि हम बच्चों को, एक तो हमारा देखिए अलमिया यही है कि हमेशा से हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है वो हमने तकरीबन सिर्फ 35% ऑफ बच्चों को जो है ना 6 महीने पे स्टार्ट करवाया जाता है। जो अभी रिसेंट सर्वे हुआ है उसकी भी जो फाइंडिंग्स है वो यही है कि सिर्फ 35% जो है बच्चों को जो खाना है वो 6 महीने से स्टार्ट करवाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, और बाकी जो है 2-2 साल तक, 1.5 साल तक माएँ सिर्फ उनको दूध पे या
छोटे मोटे सिर्फ एक तरह के खाने पे जैसे सेरेलैक पे या खीर पे रखती हैं, जिसकी वजह से वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले कि जैसे आपने कहा कि 6 महीने की उम्र से हल्की फुल्की ठोस ग़िज़ा आप शुरू कर दें, जिसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, दलिया हो सकता है, सूजी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ हमारे पास क्योंकि स्टडीज़ आ रही हैं राबिया, एक एडल्ट के लिए यानी एक 18 साल से उम्र अगर किसी की ज़्यादा हो, उसकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर उसको हम अपने रोज़मर्रा के खानों से अगर तशबीह देते हैं तो क्या 1 रोटी दिन में 2 रोटी, किस तरह आप समझाएंगी लोगों को कि वो मिनिमल आपकी रिक्वायरमेंट है? जी बिल्कुल, अगर आप एक एडल्ट की बात करती हैं तो देखें, अगर हम स्टडीज़ को देखें तो हम यूजुअली वेस्टर्न उसको फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पाकिस्तानीज़ की पॉपुलेशन की उससे डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो भी खुराक है हमारी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि अगर एक इंसान है वो बहुत एक्टिव है फिजिकली, तो उसकी रिक्वायरमेंट एक एडल्ट की फॉर एग्जांपल मेल है तो उसकी हर तरह से जो है ना 2500 से लेके 3000 तक की होनी चाहिए। लेकिन अगर वो इनएक्टिव है, उसकी ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठने का काम है सारा दिन, तो उसकी 1800 भी से 2000 भी पूरी हो सकती हैं। इसी तरह से अगर फीमेल है, यूजुअली जो चार्ट्स कहते हैं, जो वेस्टर्न गाइडलाइंस कहती हैं, वो कहते हैं जी 1800 से 2200 होनी चाहिए। लेकिन हमारी खवातीन अगर वो काम नहीं करेंगी, सारा दिन बैठी रहेंगी, तो 1600 जो कैलोरीज हैं या 1400 से 1600 भी उनके लिए पूरी होती है। अब अगर कहेंगे कैलोरीज को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे तो खाने में, तो उसके लिए सीधी सी ये है कि अगर सुबह वो 1 रोटी ले लेती है, दोपहर को 1 रोटी और रात को 1 रोटी ले लेती है, उसके साथ एक टाइम कोई दाल सब्जी ले लेती है, और एक टाइम कोई अगर अफोर्ड कर सकती है तो एनिमल मीट मतलब गोश्त वाली कोई चीज़, अगर गोश्त वाली चीज़ नहीं ले सकती तो अंडा अगर वो इस तरह से सारे दिन में एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर लेती है, और कोई एक फल जो भी अवेलेबल हो, जो भी वो अफोर्ड कर सकती है, वो इस्तेमाल कर लेती है, तो वो उसके सारे दिन की ग़िज़ा पूरी हो सकती है। अच्छा, आपने यहाँ पे गोश्त का जिक्र किया। अक्सर लोगों का यही शिकवा होता है कि इस वक्त जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, गोश्त लोगों की इस्तेताद से निकलता जा रहा है, ना वो बीफ, मटन, चिकन कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, तो प्रोटीन रिप्लेसमेंट्स हमारे पास क्या क्या मौजूद हैं? देखें, जो मीट प्रोटीन है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो आयरन होता है वो हीम फॉर्म में होता है, और वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमारी जो है आप देखें तकरीबन 54% जो हैं बच्चों में एनीमिया है, इसी तरह से जो ख़वातीन हैं वो भी एनेमिक हैं, तो उसकी वजूहात यही है कि हमारे में आयरन की कमी है। तो प्रोटीन तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल दाल और चावल को अगर आप मिक्स करके खाते हैं तो आपकी वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है, जो कि ग़िज़ाइयत बिल्कुल गोश्त वाली है। इसी तरह से अगर आप लोबिया खाते हैं, लोबिया एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है गोश्त का। अगर आप लोबिया को फ्रीक्वेंटली अपने डाइट में शामिल करते हैं या कुछ ऐसी दालों को शामिल करते हैं जो फलियों की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सही। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल भी गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप प्रोटीन पूरी नहीं कर सकते। प्रोटीन दालों में भी है, प्रोटीन आपके अनाज में भी है, प्रोटीन आपको दूध, अगर थोड़ा बहुत दूध दही इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी एनिमल प्रोटीन आपको देता है। एब्सोल्युटली, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ा अहम हमारे लिए मौजूद था, और मजीद इसमें टिप्स आपको देते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इससे गोश्त लेना मुश्किल है आपके लिए और आपके महीने में नहीं हो पाता, तो उसको लेस फ्रीक्वेंट कर दीजिए, और उसकी रिप्लेसमेंट्स में राबिया ने हमें बताया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोबिया, दाल चावल, और वो आपकी जो ग़िज़ाई रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के उसको फुलफिल करता है। बहुत शुक्रिया राबिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आइंदा भी ऐसे ही टिप्स के लिए और सलाह के लिए आपको इनवाइट करते रहेंगे। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। जिस तरह के अक्टूबर का महीना है और कैंसर अवेयरनेस की जो हमारी मुहिम है, जो हमारी कमिटमेंट है, वो जारी है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अक्टूबर का महीना अहम महीना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर साल 90,000 ख़वातीन में तशख़ीस की जाती है छाती के सरतान की। और अगर मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूं तो हर 9 में से एक खातून इज़ एट द रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी शरह बहुत ज़्यादा है बल्कि शरह अमवात भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लें इस मर्ज़ को और आपका इलाज बर वक्त हो जाए तो आप इसको मात दे सकते हैं, एक सेहतमंद ज़िंदगी जी
सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी वजूहात की वजह से, एक्सेस टू डॉक्टर्स, आगाही ना होने की वजह से, फिर शर्म की वजह से कि हम इसके बारे में बात नहीं करते, बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। यही वजह है कि अप टू 50,000 लगभग 50,000 खवातीन हर साल अपनी ये जान की बाजी हार जाती हैं छाती के सरतान के, इन पाकिस्तान ओनली। पूरे एशिया में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर है इसका, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से जब इस पर बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हो रही है तो अब लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। इनफैक्ट अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में कहीं पे भी कॉल मिलाते हैं ऑन अ सेल फोन नंबर, तो उससे पहले आपको इसके हवाले से एक अवेयरनेस का मैसेज मिलता है, विच हैज़ रियली गॉटन कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड इन पाकिस्तान। आज इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट फ्रॉम द शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान राशिद। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मैं ऑफन डिस्कस करती हूँ लोगों के साथ कि बैरियर्स क्या हैं। आपसे भी मेरा पहला सवाल यही होगा कि मर्ज की जल्दी तशखीस ना हो जाने के पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तान में बैरियर्स क्या हैं जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस ऑफ दिस डिजीज़ पाकिस्तान में पाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट हुई है कराची में 2 मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर जी। उन्होंने देखा है 3 साल के अंदर कि जितने पेशेंट आए हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो उसमें 55% कैंसर जिन खवातीन को हुआ है उनको इसका मालूम ही नहीं था कि ब्रेस्ट लंप है, कोई गिल्टी है, कोई अबनॉर्मेलिटी है ब्रेस्ट में, तो उसका क्या मतलब है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं। बाकी 10% वो खवातीन थी जिनको ये प्रॉब्लम आया, वो हकीम, होम्योपैथिक, इस तरह के लोगों के पास गए हैं, गलत मशवरे लिए हैं, जिससे वो एडवांस स्टेज पे डिजीज प्रेजेंट हुई है। 10% खवातीन गई हैं हेल्थ केयर वर्कर के पास और उनको डायग्नोज प्रॉपरली नहीं किया गया, उनकी बायोप्सी नहीं हुई, फर्दर मैमोग्राफी नहीं हुई। तो इसमें भी यही है कि अगर आपका प्रॉब्लम रह रहा है तो आप किसी और डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, जो बहुत ज़रूरी है। बाकी 25% खवातीन के सोशल इश्यूज थे, हस्बैंड के फैमिली क्या कहेगी। सो अनफॉर्चुनेटली इन सब वजूहात की वजह से मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी फीमेल्स आर प्रेजेंटिंग एट एन एडवांस स्टेज। जिस तरह आपने अभी बताया कि एशिया में पाकिस्तानी खवातीन में कैंसर की, छाती के कैंसर की शरह सबसे ज़्यादा है, तो वर्ल्ड ओवर में पाकिस्तानी खवातीन में छाती के कैंसर से अमवात की शरह सबसे ज्यादा पाई गई है। बिल्कुल, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, मुझे बताइएगा कि ये आपके पास क्योंकि रिसर्च डेटा मौजूद है, आमतौर पे कहा जाता है या इसके बारे में समझा ये जाता है कि 40 से ज्यादा जब आपकी उम्र हो जाती है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जो नंबर्स आपके सामने आए हैं, जब इतनी ज्यादा प्रेवलेंस है इस डिजीज की, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला कौन सा उम्र का ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है? उसमें जो पैटर्न हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में है वो है 40 to 50 इयर्स ऑफ एज। ओके। वेस्ट के अंदर 60 to 70 इयर्स ऑफ एज का पैटर्न है, पाकिस्तान के अंदर यंगर एज पे है। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है खातून की, तो उसमें कैंसर के खतरात, छाती के कैंसर के बढ़ते जाते हैं। सही। और जिस तरह आपने कहा कि इसकी कोई ऐसा सच हमारे पास, जितनी वैसे तो कहा जाता है कि दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की आदत होती हैं, वही इसमें मदद भी करती हैं, लेकिन देयर इज नो श्योर शॉर्ट वे। ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपका वजन कम है, आपकी नींद पूरी है, तो ये आपको नहीं होगा। इसमें जेनेटिक्स भी एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है डॉक्टर साहब, वो ये भी है कि जैसे ही मर्ज की तशखीस होती है, लोग इसको फरमान समझ लेते हैं मौत का। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों का, फैमिलीज का, खवातीन का, मरीजों का हौसला ये भी बढ़ाएं कि अगर मर्ज की तशखीस होती है तो अब ट्रीटमेंट्स आर वेरी मच पॉसिबल और आपकी सेहत दोबारा बहाल भी हो सकती है। इसके बारे में हमें बताइएगा। जी बिल्कुल। जो जितनी अर्ली स्टेज पे कैंसर का डायग्नोसिस हो तो उसकी ट्रीटमेंट और सर्वाइवल अप टू 100% है। स्टेज 1 से स्टेज 4 तक 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एडवांस स्टेज पे अगर कैंसर का डायग्नोसिस हो तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस 15% है। अवेयरनेस जो पॉसिबल है, फिजिबल है, और इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें अब फीमेल का बड़ा मेजर रोल है इन जनरल सोसाइटी में। एक ये है कि प्राइम टाइम ऑफ देयर लाइफ दे गेट कैंसर, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस खातून तक नहीं है, उसकी पूरी फैमिली में,
फीमेल इज अ न्यूक्लियस, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर। तो उसमें बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और उसके मुताबिक इवन देयर आर स्टडीज शोइंग कि अगर फीमेल पार्टनर्स में फीमेल की डेथ पहले हो जाए तो 6 मंथ्स के अंदर मेल की, हस्बैंड की भी डेथ के चांसेस हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट कंटेजियस, दिस इज अ ट्रीटेबल डिजीज। उसमें यही है कि जितनी अवेयरनेस हो, जो अक्टूबर के मंथ में हम कर रहे हैं, मीडिया का बड़ा मेजर रोल है, तो उसमें जितना जल्दी कोई भी प्रॉब्लम हो, इट इज ट्रीटेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ सेंटेंस है, और अप टू 100% इसका ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड रेट है। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज वेरी इनकरेजिंग। और साथ ही हम मजीद लोगों को ये भी बताते चलें कि जो इनकी ट्रीटमेंट्स हैं अब वो काफी ज्यादा ह्यूमेन हो चुके हैं। काफी दफा आप उसको बर्दाश्त करने की आपकी सलाहियत बेहतर हो चुकी है, क्योंकि ये उतने ज्यादा तकलीफदेह नहीं है जैसे कि पहले होते थे। लोग जब रेडिएशन की बात करते थे, कीमो की बात करते थे, उससे बड़ा घबराते थे। डॉक्टर साहब, इसमें क्या मजीद डेवलपमेंट हुई है, रिसर्च सामने आई है? कीमो अब पहले से ज्यादा वेलकम बैक। जी जनाब आली, वीकेंड पे हमने देखी बड़ी गहमा गहमी, गर्मा गर्मी पॉलिटिकल पार्टीज की। कहा जा रहा है ऑपोजिशन ने अपना दूसरा पावर शो किया कराची में गुज़िश्ता शब, लेकिन सुबह ही सुबह ऐसा लगता है कि दरार पड़ गई इस इत्तेहाद में, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है। मज़ार कायद की पामाली, उसकी तकद्दुस की पामाली के जुमरे में उनको गिरफ्तार किया गया है, और मरीम नवाज साहिबा के मुताबिक दरवाजा तोड़ के पुलिस दाखिल होती है। ये तो एक अलग ही मामला लग रहा है कि एक आम आदमी की सुनवाई इतनी आनन फानन हुई हो कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आ गई। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक इत्तेहाद के साथ ये जलसा मुनक्किद किया गया था, तो सिर्फ और सिर्फ PMLN को इस बात पे क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अगर वहां पे भगदड़ मची और जिसके सिलसिले में हमने देखा कि वहां के इमलाक को, वहां के मज़ार कायद को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पहला पावर शो जो कहा जा रहा है गुजरांवाला में हुआ, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोई खास अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ये तो काफी एंटरटेनिंग था, काफी चीजों का उन्होंने जवाब भी दिया। लोगों ने इनके जवाब को दोनों तरह से लिया। कुछ लोगों को बड़ा पसंद आया नया इमरान खान का ये खिताब, और कुछ लोगों को लगा कि नहीं जी ये पॉलिटिकल तो है लेकिन स्टेट्समैनशिप की अक्कासी नहीं करता। मैंने खुद भी इस हवाले से एक पोल लोगों को दिया, लेकिन मुझे जानकर हैरत हुई कि तकरीबन 3,500 लोगों ने इस पोल को देखा, 1000 ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, जिसमें से 700 का ख्याल था कि इनकी टोन, इनका खिताब, इनका एड्रेस बिल्कुल सही था। इंपॉर्टेंट बातें क्या की गई इस पे, जो कि टाइगर फोर्स की इफ्तिताही तकरीब थी जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, आइए आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है। ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DG ISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। इसको पता है कि जो इजराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी वो अमेरिका में सबसे मजबूत है, उसको अपील कर रहा है। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। एक दुनिया पाकिस्तान, एक नया इमरान खान बन गई। कल किसकी सुन के जो उसने जुबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने, मैं ये आज अब फिर कहता हूँ, अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। जी जनाब, सख्त जवाब आया जो कि एक तरह से नेशनल सेंटिमेंट की भी अक्कासी कर रहा था। लोग इसी तरह गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, खुसूसन जब आर्मी चीफ और
पाकिस्तान के अदलिया, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में, जो कि बराह रास्त दिखाई जा रही थी गुजरांवाला के इस पावर शो में। हमारे साथ अब हमारा सीनियर पैनल शामिल है, उनसे पूछते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। कल जो दरार पड़ी है, यानी कल तो पावर शो था, लेकिन आज सुबह कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अमल में आई है। ये सख्त तरीन बयान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सामने आया है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर एनालिस्ट इकराम सहगल साहब एंड ऑफ कोर्स फैसल अजीज खान साहब भी, जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सबकी आमद का, सुबह सुबह मेरे साथ मौजूद होने का बहुत शुक्रिया। NBC, अगर शुरुआत आपसे करना चाहूँ, पहले नए पाकिस्तान की बात करते थे, अब नए इमरान खान, और काफी सख्त तरीन जुमले उन्होंने कहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इन पॉलिटिकल मामलात को? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की वो तकरीर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की नहीं थी, जो उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में की। वेरी क्लियर कि वो एक आम आदमी की तकरीर थी जो गली मोहल्ले में खिताब कर रहा है। वो हम स्कूल में करते थे कि हाँ, मुंह पे हाथ फेर के तो बाहर निकल तो ये देख लूँगा। तो वो अंदाज था इमरान खान साहब का। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। बहुत जीनियस आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, किताबें पढ़ते हैं, हालात किताबें रिकमेंड करते हैं, ये पढ़ें। और उनको मेरा ख्याल है इतने टेस्ट में नहीं आना चाहिए था। देखिए, मैं अगर इकराम सहगल साहब बैठे हैं, बहुत सीनियर है, मशरक़ी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर चलाते रहे, फैसल बहुत कुछ जानते हैं सूरत हाल के बारे में। अगर मैं थोड़ा सा आपको तकलीफ दूँ और गूगल चचा के बारे में बताऊँ आपको कि बड़ी खबीस चीज़ है ये। सारा का सारा रिकॉर्ड जमा किया हुआ है इसने, सारे करतूत सबके इकट्ठे किए हुए। गूगल सर्च कर लें आप कि इमरान खान साहब फौज के बारे में क्या कहते रहे, तो सब मिल जाए। एशिया सोसाइटी का खिताब जरूर सुनिएगा, जो मुशर्रफ से ब्रेकअप के बाद उन्होंने किया, कोई 12 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात है, वो जरूर सुनिएगा, जिसपे उन्होंने इदारे के बारे में क्या कहा। दोनों को छोड़े यहाँ, इदारे के बारे में क्या कहा मैं दोहराना नहीं चाहता। और उसके बाद 3 साल पहले का खिताब जो उन्होंने कंट्रोल डेमोक्रेसी के बारे में किया जलसिया में, कि कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, कंट्रोल पार्लियामेंट क्या होती है, कंट्रोल कौन करता है, कहाँ से करता है, वो देख लें आप। फिर बेनज़ीर भुट्टो की तकरीर सुने आप, फिर तकरीर सुने आप भुट्टो साहब की, फिर भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो भी आपको पता है क्या हुआ। और मतलब इसमें कोई नई बात ऐसे नहीं थी जिस पर इतना रिएक्ट किया गया हो, क्योंकि हमारे यहाँ होता रहा है। हमारे यहाँ अयूब खान साहब आए, हमारे यहाँ जनरल याया खान साहब आए, तशरीफ लाए, उनको भेजा गया। हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, हमारे यहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, और ये कौन आए, एक पार्लियामेंट को तोड़ कर आए, हटा कर आए। इल्ज़ाम है ना, इसमें तो सच है ये। सिर्फ अगर ये बयान करना गलत है तो इमरान खान साहब का जो एशिया सोसाइटी का खिताब है वो गलत है। और मैं अभी जगह की बात हो रही थी, तो कहते हैं गद्दारी का मुकदमा चलाएं ज़रा, तो बहुत मज़ा आएगा। और बहुत एक मुकदमा जाम साकी केस था कराची में, माशाल्लाह कोर्ट में चला था। 152 विटनेस थे, जिनमें बेनज़ीर भी शामिल थी, वली खान भी शामिल थे, और उसकी क्या उम्दा कवरेज हुई थी। वाहिद कवरेज थी माशाल्लाह में जो हम लोग क्या करते थे, इसकी आज़ादी थी, क्योंकि कर्नल ने कहा था कि जनाब इसकी खबर जाएगी। सही। और वो बहुत तारीखी दस्तावेज है कि गद्दार कौन है। लेकिन NBC, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, ये तो एक बयानिया है ना कि भाई आप माजी में क्या कहते रहे, लेकिन सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि अंदाजे बयां पे हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं इकराम सहगल साहब, लेकिन क्योंकि इस कन्वेंशन में और ज्यादातर सुनने वाली पाकिस्तान के नौजवान और यूथ थी, तो मुझे सब्सटेंस भी नजर आया। यानी इमरान खान साहब बड़ी तैयारी के साथ आए थे, उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, पूरा एक हिस्टोरिक रेफरेंस भी उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि PMLN का माजी क्या रहा है, मुख्तलिफ किस तरह अदालत पे हमला किया गया, मुख्तलिफ चीजों पे बात की गई, इंटरनेशनल इशात की उन्होंने पब्लिकेशंस की बात की जिसमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ था। पनामा के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये अदलिया ने या पाकिस्तानी इदारों ने इस खबर को लीक नहीं किया था, एक करप्शन वेल स्टैब्लिश्ड है पूरी दुनिया के लिए। आप समझते हैं कि ही वाज ट्राइंग टू बेसिकली अपील टू द यंग पीपल इन पाकिस्तान? देखिए, पहले तो मैं नासिर बेग चुगताई साहब जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने एक बात की थी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक लीडर के थे, प्राइम मिनिस्टर भी है, पॉलिटिकल लीडर भी है। उनके ऊपर काफ़ी इमरान खान पर काफ़ी गुजरांवाला में चीज़ें उछाली गई थी। उनका ये हक बनता था कि उसका जवाब दे, और उसी लैंग्वेज में दे
जो उन लोगों ने जिस लैंग्वेज में दिया था। देखिए, सबसे पहली बात, आप एक बात बड़ा क्लियर हो जाए, नवाज शरीफ और इनका पी मिलन का एक हिस्ट्री है इदारों के पीछे। आप भूल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इन्होंने भंगड़ा किया था। ये तो वीडियो रिकॉर्ड है। आप सोचिए इस बात कि इनके जो एलीट थे गए, यहाँ से बस में गए, लाहौर से वहां पर गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, जाके भंगड़ा किया, और सुप्रीम कोर्ट की जो मेन कोर्ट रूम थी वहां से जजों को हटना पड़ा, जजों को भागना पड़ा वहां से। एक तो ये है। दूसरी बात, देखें, सिंपल बात ये है, ज़ियाउल हक साहब को किसने अपॉइंट किया था? ज़ियाउल हक साहब को काफी 6 जनरल्स को सुपरसीड करके जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया था। मुशर्रफ साहब को किसने अपॉइंट किया था? 2 बड़े अच्छे जनरल थे, जनरल अली कुली और जनरल खालिद वार, जो उनके आगे थे, उनको छोड़ करके इनको अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। ठीक है, रहीम शरीफ साहब को किसने अपॉइंट किया? ठीक है, उसके बाद ये बाजवा साहब को किस, हमें देखिए एक हिस्ट्री है, एक हिस्ट्री पे चला आ रहा है। ठीक है, ये बात करना। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का एक एजेंडा है जो मुख्तलिफ है बाकी पीडीएम। देखिए, पीडीएम के पास जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, मैं ये नहीं कहता, पॉलिटिकल पार्टियों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का एक ही एजेंडा। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस पर जितने ये कन्विक्ट हो जाएंगे, इनकी जितनी भी एसेट्स हैं अब्रॉड वो फंस जाएंगे। वो ले लेगा स्टेट वहां पर, यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, जिधर जिधर इनकी स्टेट है, वो अकॉर्डिंग टू द ओईसीडी लॉज, अकॉर्डिंग लॉज जो प्रिवेल करते हैं वहां पर, ये कन्फिस्केट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर जो भी आते हैं। तो आप मानते हैं कि दिस वाज मोर टू एक्सपोज दैट एजेंडा जिस पे सबसे ज्यादा एतराज है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी वो इस बात को अया कर रही थी कि किस तरह एक मुनज़्ज़म स्ट्राइक्स हो रही हैं पाकिस्तानी इदारों के ऊपर। फैसल, अगर आपकी तरफ लेके आना चाहिए। जी राम साहब, बात ये वो नहीं, उनकी बात है कि जब ये सब बातें आर्मी को अटैक करते हैं, ये वो, तो ये बिल्डअप करते हैं अपना केस पॉलिटिकल असाइलम के लिए। जी, अगर आपको वो रिपोर्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, वो आपको पॉलिटिकल असाइलम से वो आपको बचा, वो दैट इज हिज ओनली डिफेंस। पीडीएम की अपनी ग्रीवेंसेस है, वो लोकल है। पीएमएल की अपनी एक वो है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज भी तो कहीं गए नहीं। अगर आप किस तरह जवाब देंगे किसी को जाके कि मेरे 16 जो है ड्राइवर, मिसाइल चीफ वगैरह सबके पास करोड़ रुपए रखे अकाउंट में और वो करोड़ रुपए किधर गए? तो सिंपल एजेंडा है, उनका एजेंडा एक ही है। ठीक है, अच्छा, इसको हम मजीद भी आगे लेके चलेंगे। स्पोक्स पर्सन फॉर पीएमएलएन जनाब मोहम्मद जुबैर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसमें भी मजीद हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद मैं वापस आती हूँ, फैसल के पास भी जाऊंगी, लेकिन लेट्स टेक अ लुक एट दिस। थाना है और शहीद अजीज़ भट्टी ज़ाहिर खराज तहसीन निशान हैदर हैं और उनकी तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है। एक बात करने दें, मैं एक फॉर्मर गवर्नर हूँ सिंध का, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि हम बिटर क्यों फील करते हैं कि जो फैसिलिटी, मैं इस थाने के अंदर जाने के मुझे अलाउ नहीं। आपने सबने देखा कि मैं यहाँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ, वो कोई अंदर से बाहर आके बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतना डर खौफ है। एज एक्स गवर्नर क्या मुझे ये अलाउ नहीं है कि मैं एक थाने के अंदर जा सकता हूँ? वो मैं भाई, अगर आप इतना डरते हैं तो मुझे चेकिंग कर लें कि मैं बंदूकें या कोई बम तो नहीं लेके जा रहा। और मैंने तो सिर्फ जाहिर है थाने जो भी यहाँ SHO हैं उनसे बात करनी थी और उनसे पूछना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सफदर को किन हालात में रखा है, कैसे रखा है, ये हमारा राइट बनता है। यहाँ लॉयर्स खड़े हैं उनके, उन लॉयर्स को नहीं अंदर जाने दे रहे, तो ये तो मेरे ख्याल है बड़ी ज्यादती की बात है और कंडेम करते हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने जो FIR की सेक्शन है उसकी और आपके हिसाब से गलत तरीके से गिरफ्तारी उसकी मजम्मत की है। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, कैप्टन सफदर ने कल मज़ार-ए-कायद के उस मखसूस हादसे में खड़े होकर जिस तरह सियासी नारेबाजी की, आपके ख्याल में उन्होंने ठीक किया, गलत किया? सिर्फ ये बता दें। पहली बात तो ये है भाई साहब, प्लीज अंडरस्टैंड, वो अब इशू बहुत पीछे चला गया। आपने कहा उस दफात को छोड़ दें, उन्होंने किसको मर्डर करने के लिए कहा था? और उधर वो क्या कि गन लेके गए थे। असल चीज है ना, उसको मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता आपके सवाल के उसमें जाने के लिए कि जी वो एक अलग बहस है कि जी वो उन्होंने करना चाहिए था नहीं। अभी थोड़े अरसे पहले AR भाई ने वहां जाके एक प्रोग्राम किया था, तो वो उस पर भी बहुत से लोगों ने एतराज उठाया था। क्या वो इकरारुल हसन को उठा के अंदर बंद कर देंगे, साथ में ये भी लगा देंगे मर्डर का चार्ज? खुदा का खौफ करें, जो असल इशू है ना उस पर रहने दें। उनको अरेस्ट किया गया है, दरवाजे तोड़ के अरेस्ट किया गया है, गलत दफात लगा के अरेस्ट किया गया है,
दैट इज द रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। बताइएगा अगला राय अमल क्या होगा आपका, ये बताइएगा, जैसे अंदर जाने नहीं अगला राय अमल ये होगा, देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसका पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। लीगल रिस्पांस तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे और भरपूर अंदाज में पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। फिर हमारे जो वर्कर्स है ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पहुंच रहे हैं, अभी हमने रोका है और ये, लेकिन अगर थोड़े एक आध घंटे में अगर नहीं कुछ होता तो फिर हम इसका पॉलिटिकल रिस्पांस भी करेंगे, सिर्फ कराची में नहीं, सिर्फ इस थाने के बाहर नहीं, पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल। मोहम्मद जुबैर साहब पीएमएल-एन के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा लीगल तो हम इसके ऊपर चाराजोई कर ही रहे हैं, लेकिन इसका पॉलिटिकल रिस्पांस होगा। उन्होंने कहा गलत दफात लगाकर गिरफ्तारी अमल में आई है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं हालात? ऑफलाइन हम भी जब गुफ्तगू कर रहे थे तो फैसल ने कहा कि दरार पड़ चुकी है और अब ऐसा लग रहा है इस गुफ्तगू से कि दरार मजीद गहरी होती चली जा रही है। कह रहे मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लीगल टीम इंतजार कर रही है, थाने के अंदर रसाई नहीं है। और बड़ी अहम बात फैसल उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं उनको किन हालात में रखा गया है। क्या ये मेरे ख्याल में ताना बाना इसका मिल रहा है इमरान खान साहब की स्पीच पे, जिसमें उन्होंने कहा था अब कोई वीआईपी जेल नहीं मिलेगी, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में जैसे एनबीसी ने कहा, मेरे बहुत सीनियर है, उस्तादों की तरह हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात पे करूंगा कि इमरान खान साहब ने अपने इस पूरे टेन्योर के अंदर कभी बगैर तस्बीह के आस्तीने चढ़ाकर क्राउड से, किसी पब्लिक से मीटिंग नहीं की। एक पूरा एनवायरनमेंट था जिसमें इमरान खान साहब आए और उस एनवायरनमेंट में आके वो छा गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पैगाम दिया और तसल्ली भी दी, जो ज्यादा परेशान थे उनको तसल्ली भी दी और एक लाइन ऑफ एक्शन, एक पॉलिसी दे दी। अच्छा, यहाँ जो दराड़ वाला मामला, ये आज जो इंसिडेंट हुआ है, सुबह बहुत आराम से, रात को गिरफ्तार करना था, सुबह गिरफ्तार किया है। सही। और पीएमएल नून के लोग जो है वो हाथ पांव जोड़ते रहे कि सुबह देख लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान बहुत डिबेट चलती रही है सफदर अवान के ऊपर। सफदर अवान जो है वो तीसरा वाकया है। पहला वाकया जो है वो नवाज शरीफ साहब की गुजरावाला में स्पीच है जिसके ऊपर दरार पड़ गई। उसके बाद कल जरदारी साहब ने और मौलाना साहब की मीटिंग में यह तय हुआ कि अब मियां साहब की तकरीर नहीं होने देंगे। दरार नंबर 2 थी। और दरार नंबर 3 सफदर साहब ने जो कल किया है, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी मज़ार कायद पर ऐसे हरकत पर उनके साथ नहीं दे सकता। और अभी जो गवर्नर साहब फरमा रहे हैं, बहुत सोबर इंसान है, लेकिन ये बातें उन्हें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से करनी चाहिए, जो कि होस्ट है और ये सब मेहमान है। और कल के जलसे में सब मेहमान मुस्लिम लीग नून किया है। और आपने कल एनडीसी आपका बात पे ले लूं और उसके बाद फिर मैं वापस यानी एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। आप कैसे देखते हैं जुबैर साहब के इस बयान को? उन्होंने कहा कि जो हुआ रात को वो तो बहुत पीछे रह गया, इस वक्त जंग हमारी लीगल एक रिस्पांस की है कि हमें हक दिया जाए थाने में जाने का, चीजों को देखने का। कैसे देखते हैं आप उनके बयान को? एक बात बहुत क्लियर कर दूं आपको जी कि नवाज शरीफ के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। और वो आज से नहीं है, वो मेरा ख्याल है उस वक्त से है जब नवाज शरीफ फौज के गमले में पल रहे थे, बकौल शेख रशीद, उनका बीज लगाया गया था जनरल जिलानी से। तो जो जिसका अपना एक पूरा बैकग्राउंड वो शिकायतें किस तरह करे, किस मुंह से करेगा, उसको शिकायतें नहीं करनी चाहिए। वो जिम्मेदार है इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी माशरे का। फिर ऐसा गैर जमहूरी माशरा जहां आप जंग अखबार को एक लिस्ट भेज रहे हो कि इन 24 आदमियों को बाहर निकाल दो अखबार से, ना अखबार बंद कर देंगे। और इन 24 में मैं भी शामिल था, महमूद शाम साहब, हक्कानी साहब, मैं और सब थे। तो वो मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि नवाज शरीफ डेमोक्रेट नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये पहली बार वाकया हुआ, ये गलत। जुबैर साहब के बारे में आपने मुझसे पूछा, जुबैर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, जनरल उमर के बेटे हैं। जनरल साहब के साथ सैकल साहब के साथ मेरे प्रोग्राम में बहुत आते रहते, जनरल उमर, और बड़े शफीक इंसान थे वो भी। दोनों बेटे एक बांट लिए गए, एक पीटीआई में और एक मुस्लिम लीग नून में। ये हमारी ट्रेडिशन है पाकिस्तान की कि एक बेटा किसी पार्टी में, दूसरा किसी पार्टी में। जुबैर साहब भी सॉफ्ट स्पोकन है। असद उमर आजकल तुर्श हो रहे हैं, कुछ तलखी उनमें आ रही है, वो बहुत सॉफ्ट थे वो भी। जुबैर साहब इस वक्त तल्ख लग रहे हैं, वजह यह है कि उनको मिलने नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है मुलाकात वकीलों की कैदी से एक बुनियादी हक है। सही,
बिल्कुल सही, लेकिन आपका और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का एक मौकफ इसमें मिलता है। आपने दोनों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम है जमहूरी नहीं है। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। वेरी सीनियर पैनल ऑफ एनालिस्ट इज हियर विद मी। हमारे साथ मौजूद हैं एनबीसी इकराम सहगल साहब और फैसल अजीज। हम बात कर रहे हैं इस वक्त की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। आप लोगों से सबसे प्रोबेबली दिस इज माय लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस, और फैसल शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आगे होता हुआ क्या देख रहे हैं? व्हाट इज दिस वीक गोइंग टू ब्रिंग फॉर दिस अलायंस? देखिए, ये अननेचुरल किस्म का अलायंस है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ बहुत खतरनाक हद तक अपनी हिस्ट्री रखते हैं। सही। FATF की जो कानून साजी है उसके बाद नैब के बाद जो इख्तियारात हैं और जो 1226 रेफरेंसेस रखे हुए हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा है कि नई अदालतें एहतसाब की बनाई जाए 90 डेज के अंदर उसके फैसले हों, तो वजारत कानून ने एक पूरी असम्बली बना के प्राइम मिनिस्टर को भेजी हुई है। वो वहां से अप्रूव होने के बाद वजारत खजाना के पास जाएगी और 120 नई अदालतें बननी है। बिल्कुल। तो जब अदालतें बनना शुरू होंगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के अखबार में एक दूसरे के खिलाफ केसेस किए हुए हैं, तो वो तितर बितर हो ही जाना है। बाकी बचा मौलाना साहब का मामला, तो मौलाना साहब चाहते हैं मुझे जिस तरह से पहले से हमेशा हर गवर्नमेंट के अंदर VVIP प्रोटोकॉल मिला है, मुझे कोई स्पेस दें, तो हो सकता है कोई स्पेस मिले। तब से तीसरी अहम बात यह है कि जरदारी साहब बीमार हो गए हैं, उन्हें स्पेस निकलना है, और टारगेट पीपल्स पार्टी का ये है कि वो इसमें से सॉफ्ट होकर अपने आप को अलग रखे, हार्ड लाइन न रहे। तो आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी रास्ता बदलने की तैयारी में? इकराम साहब, लेट्स कम टू PMLN। इनके लिए आप क्या देखते हैं? क्या ये इमरान खान साहब पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं या इमरान खान साहब PMLN पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं समझता हूँ जी, ये ऐसे भी मैं नहीं समझता था कि ये इनकी टेस्ट कहाँ तक जाएगी जी, लेकिन देखें एक होती है डिफाइनिंग मोमेंट। ये जो आप छोटी सी बात आप नहीं समझे, जो सफदर साहब की जो सेक्रेटरी है, इसकी जो की हरकत कायदे मज़ार में, आप समझते कोई भी भला पाकिस्तानी जितने भी इनको सपोर्टर हो ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इसकी हरकत है ना, इट हैज लॉस्ट इन बोर्ड। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूँ, ये आप ब्रिगेड थाना में FIR लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट किसकी है? सिंध की गवर्नमेंट है। पुलिस किसके नीचे है? सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चाहती। बिल्कुल। अगर किया तो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं बोला, फेडरल गवर्नमेंट की पुलिस तो नहीं आके। यही तो सबसे हैरानगी की बात है कि एक आम आदमी की प्ले है और सुबह तक हम देखते हैं कि कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ जाती है। सफदर साहब देखिए, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सफदर साहब कौन थे? गरीब आदमी के बेटे थे, अब्टाबाद के नजदीक एक मानसरा के पास एक गाँव थी, वहां पर रहते थे। वहां से वो पढ़ लिख करके फौज अकेडमी में गए, फौज में आ गए, उनके ADC बन के नवाज शरीफ से उन्हें शादी कर ली मरियम से। मरियम से शादी के बाद वो मालदार हो गए और MLA भी बन गए वगैरह वगैरह। ये हरकत है, ये तो मैं समझता हूँ, ये तो मैं आप देखें बाकी भी PML के लोग अंदर थे, वहां पर बाहर खड़े थे, ठीक है? वो नारे लगाने तब शुरू किए जब इसने शुरू किया, लेकिन ये इसने तो अंदर जाके इसको तो इतनी भी इसके अंदर वो नहीं थी, डिसेंसी नहीं थी। और मैं बोलता हूँ कि ये सैटेलाइट तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये गम गुस्से की अक्कासी करता है, बर वक्त इस पे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन ये इंदिया दे रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अपने रास्ते जुदा कर लें। NBC, वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक नए रिजॉल्व को दोबारा रीइटरेट किया, अपनी जद्दोजहद का आगाज करें। कहते हैं इस वक्त तमाम मेरी कोशिशें इस तरफ फोकस में होंगी कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए, अदालतों को फेस कराया जाए। इसमें आपको लगता है कि उनको कामयाबी हासिल होगी? तीनों पॉइंट की बात करूंगा जी। पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI कभी फितरी इत्तेहादी नहीं रहे, आज तक नहीं रहे जी। इन तीनों में आपस में अख्तलाफात हैं, इंतखाबात में और ज्यादा अख्तलाफात होंगे। और मतलब ये मुझे नहीं समझता कि ये जो अलायंस बना है, ये इसका मकसद शायद इमरान खान के खिलाफ बात करना हो, वो बात हो रही है, लेकिन इस इंतखाबात में ये साथ हरगिज नहीं होंगे। ये फितरी दुश्मन, फितरी इत्तेहादी नहीं। दूसरी बात मज़ार की, मैंने जैसे ही वाक़या हुआ था मैंने ब्लॉग लिखा था कि ये नाकाबिल माफ़ी है। कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हम बचपन से जाते हैं, हमें जो तरबियत दी गई है वो ये दी गई है कि खामोशी से जाओ,
फातिहा पढ़ो और बिल्कुल खामोश से वापस चले आओ, आहट भी ना हो। ये तराम है, एक प्रोटोकॉल है अपने कायद को कायद तहसील पेश करने का। बेशक बहुत बुरा किया, लेकिन उन लोगों ने बड़ा बुरा किया जिन्होंने मस्जिद नबवी में चोर चोर के नारे लगाए, जिन्होंने रोज़ा मुबारक के सामने सुनहरी जालियों के सामने चोर चोर के नारे लगाए और बाहर निकल के गो के नारे लगाए। उससे बड़ा गुनाह ये नहीं है, लेकिन इससे कैप्टन सफदर को ये भुगतना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कौम से भी फवाद चौधरी कह रहे थे माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, काबिल जमानत जुर्म है, लेकिन इखलाकी तौर से और दीगर जो भी आप कहें ये बहुत बुरा किया उन्होंने। तीसरी बात ये थी जो बात हो रही थी कि वतन वापस लाएंगे जी, वतन वापस। मेरा अंदाजा है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत एक्टिविटी की है इस बारे में, अपने दोस्तों से बात की है वहां पर। गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर भी दोस्त है उनका, लेकिन अपने दोस्तों से बात की है, अपने जानने वालों से बात की है और 12 से ज्यादा फोन किए जी। और बात ये है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर। हुकूमत के बस का तो नहीं है, हुकूमत तो इसाक डार को लेकर नहीं आ पाई, शहजाद अकबर साहब तो कुछ भी नहीं कर पाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने हाथ में लिया उसको। अब देखिए बात कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 में कोई भी ऐसा केस कोर्ट नहीं लेती जो उसमें सियासी रंग नजर आता हो, जिसमें सियासी बू नजर आती हो। चुनाचे MQM के बानी को भी इसी वजह से वो एक्सट्रेडिट नहीं कर पाए। उन्होंने एक आदमी किया एक्सट्रेडिट इंडिया का। वेरी क्विकली NBC, अगर इस बात को मैं आगे लेके जाऊं, इकराम साहब, फैसल, आप समझते हैं कि इसका मरियम नवाज साहिबा की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? इस वक्त हम देख सकते हैं कि तमाम तर कोशिशें मरकूज हैं नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। इससे मरियम बीबी पे क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूं कि असर जी पहले फैसल बोल नहीं, मैं सबसे बड़ी चीज जो आज हुई है वो ये है कि जो इश्तिहारात हैं वो यूके के अखबारात में शाया हो गए हैं। सही। और इमरान खान साहब का जो फोकस है वो मियां साहब को यहाँ लाने पर है। और मियां साहब, अल्ताफ हुसैन और इसहाक डार में फर्क है। फर्क ये है कि मियां साहब यहाँ से एक इजाजत लेकर गए हैं, वो कैदी हैं, उन्हें सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से हुई है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तानी अदालतों से मौजूदगी में सजा नहीं हुई, जेल से नहीं गए। तो सिनेरियो में फर्क है। इसहाक डार वजीर आजम के साथ जहाज में भागे हैं, सिनेरियो में फर्क है। और अगर पाकिस्तान सही तरीके से खेलता है, मेरी 2 दिन पहले फरूक नसीम साहब से गुफ्तगू हुई थी, जो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान बना रहा है वो बहुत मुख्तलिफ है। और अगर इमरान खान की जो तकरीर है वाकई वो उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसे कि NBC कह रहे हैं, तो सिनेरियो के अंदर तब्दीली आ सकती है। लेकिन इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ को यहाँ लाना। मरियम साहिबा के लिए ज़ाहिर दुश्वारियों और बिल्कुल। अच्छा, फिर वेरी क्विकली, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है मेरे शो का, इकराम साहब, क्या आप समझते हैं कि चलें अगर हुकूमत या इमरान खान साहब ये नहीं कर पाएंगे, नवाज शरीफ साहब क्या खुद फैसला करेंगे वतन वापस आने का? नहीं आएंगे जी, उनको क्या जरूरत है यहाँ पर आके। और एनी केस अगर आ भी जाते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ हॉस्पिटल चलते हैं कि कौन सा लीडर हमारा नहीं है जो हॉस्पिटल नहीं जाता, जब सख्त बीमार हो जाता है स्ट्रेचर पर जाता है और फिर खड़े होकर अपने बिल्कुल। तो आपको लगता है वो खुद भी वापस आने का तहिया नहीं करेंगे, फैसला नहीं करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, इकराम सहगल साहब और NBC हमारे साथ मौजूद थे। फास्ट मूविंग एंड फास्ट चेंजिंग सिचुएशन है, इसमें हम आपको मजीद भी अपडेट्स लाते रहेंगे। लेकिन एट दिस मोमेंट इट्स वेरी थ्रिलिंग टू बी वॉचिंग द न्यूज, क्योंकि हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।